और देवेंद्र पाराशर हमारे पॉलिटिकल एडिटर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए इस बड़ी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। देवेंद्र, कैसी होगी नितिन नवीन की नई टीम, नई बीजेपी की टीम? उसमें दो तीन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है प्राची। इसमें पहली बात तो ये कि संगठन में अलग अलग लेवल पर एक प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड रहा हो और लंबे समय तक रहा हो अलग अलग भूमिकाओं में। और दूसरी चीज़ की विचारधारा परिवार से सीधे सीधे बहुत गहरा नाता रहा हो। संघ विचारधारा परिवार जैसे विद्यार्थी परिषद की पृष्ठभूमि रही है या बीजेपी में अगर रही हो तो अलग अलग बीजेपी में अलग अलग लेवल पे, चाहे डिस्ट्रिक्ट लेवल की बात कर लें, यूथ मोर्चा की बात कर लें, राष्ट्रीय स्तर की बात कर लें, अलग अलग लेवल पर आपका एक प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड रहा हो और आपने परफॉर्म किया हो। और तीसरी जो सबसे ज़्यादा अहम चीज़ रही वो ये कि इस बात पर बहुत ज़्यादा फोकस था कि ऐसे लोगों को टीम में लाकर उनको कमान दी जाए, ख़ास तौर पे राष्ट्रीय महामंत्री के तौर पर। एक तो जिनका पब्लिक कनेक्ट अच्छा हो, कार्यकर्ताओं के साथ उनका व्यवहार बहुत अच्छा हो, क्योंकि मुख्य भूमिका इन लोगों की ये रहती है कि आप अपने कार्यकर्ताओं से काम लेते हैं। तो अगर आपके व्यवहार में एरोगेंस है तो फिर आप अपने कार्यकर्ता से ठीक तरीके से काम नहीं ले सकते। आपके पास आइडिया होना ही चाहिए, लेकिन आइडिया होने के बाद अगर कार्यकर्ताओं को आप उत्साहित ना कर सकें तो फिर वहाँ पर समस्या आती है। तो इन सारे फैक्टर्स के आधार पर एक लंबा समय लगा मंथन का और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की टीम के लिहाज से अगर आप बात करें, लेकिन अब वो समय पूरा हो गया है। और इस लंबे मंथन के बाद जो कि सबसे प्रमुख भूमिका होती है बीजेपी संगठन की अगर बात करें तो राष्ट्रीय महामंत्री की पिछली टीम की अगर बात करें तो जब ये टीम बनी थी तो राष्ट्रीय संगठन महामंत्री BL संतोष के अलावा 8 राष्ट्रीय महामंत्री थे, जिनमें कैलाश विजयवर्गीय तो मध्य प्रदेश जा चुके हैं। उसके बाद की टीम की अगर आप बात करें तो जो दो चेहरे हैं, सुनील बंसल और विनोद तावड़े, ये दोनों चेहरे इस बार फिर से रिपीट किए जा रहे हैं। विनोद तावड़े के बारे में आप जानती हैं कि हाल के दिनों में ही वो बिहार चुनाव में बिहार संगठन के प्रभारी थे और किस प्रकार से बिहार में सफलता हासिल हुई। सुनील बंसल की अगर बात करें तो बंगाल चुनाव में जिस प्रकार से शानदार सफलता हासिल हुई थी बीजेपी को, उसमें संगठन में सबसे अहम रोल वहाँ पर सुनील बंसल का माना गया था। विनोद तावड़े ऑलरेडी उत्तर प्रदेश संगठन का मामला देख रहे थे और ये माना जा रहा था कि एक बार फिर से शायद उनको ही ये कमान सौंपी जाएगी। तो ये दो नाम ऐसे हैं जो कि इस टीम में भी रहेंगे। एक तीसरा नाम तरुण चुक्का जो कि पिछली टीम में थे, इस बार शायद आखिरी क्षणों में उनका नाम शायद ये कट गया, हालांकि उसके बारे में एकदम पक्की जानकारी नहीं है, लेकिन वो मैं श्योर नहीं हूँ कि तरुण चुग अपनी जगह बनाने में सफल रहे हैं या नहीं रहे हैं। ज़्यादा संभावना है कि शायद उनका नाम हट गया हो। लेकिन इसके अलावा जो बाकी नाम थे, जैसे अरुण सिंह की बात कर लें, उत्तर प्रदेश से ही आते हैं, राधा मोहनदास अग्रवाल की बात कर लें, वो भी उत्तर प्रदेश से आते हैं। इन दोनों की छुट्टी की गई है। उन दोनों की जगह पे आप समझ सकते हैं कि एक तो हरीश द्विवेदी, दूसरा स्मृति ईरानी। इसके अलावा दुष्यंत गौतम उनको हटाया गया है और उनकी जगह पे संभव है कि कोई नया SC कम्युनिटी का कोई चेहरा आया हो। उत्तराखंड में जब वो प्रभारी थे तो आपको ध्यान होगा कि किस प्रकार से विवाद हो गया था उस समय। उस विवाद के पीछे सही गलत की बात अलग है, एक पब्लिक नरेशन बन गया था और उस लिहाज से शायद पार्टी ने उनकी जगह पर किसी और चेहरे का चयन किया गया हो। लेकिन जिन नामों को शामिल किया गया, उन नामों को अगर हम एक बात कर लें आप, तो उसमें स्मृति ईरानी प्रखर वक्त आ रही हैं, प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है उनका, बीजेपी संगठन में अलग अलग लेवल पर काम कर चुके हैं, चुनाव में बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करती हैं, चाहे किसी भी राज्य का चुनाव हो। तो जैसा कि पहले हम लोग बात करते रहे हैं कि जिस राज्य में चुनाव होता है, अधिकांश राज्य तो ऐसे हैं जहां पर वो उन्हीं की भाषा में वहां पर कैंपेन कर रही होती हैं। महाराष्ट्र में अगर वो कैंपेन कर रही थी तो मराठी में, गुजरात में वो कैंपेन कर रही थी तो ज़्यादातर गुजराती में, बंगाल में अभी कैंपेन कर रही थी। अभी पिछले चुनाव में आपने देखा कि ममता बनर्जी का लगातार वो जवाब देती थी तो उसमें बंगाली में ही बात करती थी। बिहार के चुनाव में बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही थी, कैंपेन कर रही थी, तो वहाँ पर हिंदी में बात कर रही थी। तो स्मृति ईरानी का जो अपना प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है, राहुल गांधी को अमेठी में हराया और इसके अलावा जब जब बड़े मसले आते रहे हैं पार्टी की तरफ से, तो जब पार्टी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में सोचती है तो PM गृह मंत्री अमित शाह के बाद के अगर चेहरों की बात करें तो उसमें सबसे प्रमुख चेहरा हमेशा स्मृति ईरानी का आता रहा है पार्टी के अलग अलग फोरम पर। और उस लिहाज से स्मृति ईरानी को राष्ट्रीय महामंत्री के तौर पर रखा जाएगा, जो सोर्सेस से हमें जानकारी मिली। दूसरा प्रमुख चेहरा उत्तर प्रदेश के ब्राह्मण चेहरा हरीश द्विवेदी का अभी राजस्थान में जो लोकल बॉडी इलेक्शन होने हैं उसका प्रभारी बनाया गया। उससे पहले असम में वो प्रभारी थे और पार्टी को शानदार सफलता हासिल हुई है वहाँ पर। उसके पहले बिहार में प्रभारी थे संगठन के, बिहार चुनाव में भी बीजेपी को शानदार सफलता हासिल हुई है। उनके अपने कैरियर की बात कर लें तो तकरीबन 1990-91 के आसपास से वो विद्यार्थी परिषद से जुड़ गए थे और संघ के शाखाओं में उनका जाना, तो आप समझ सकते हैं कि लगभग 30-35 साल तक लगातार वो संघ परिवार में अलग अलग भूमिकाओं में वो काम करते रहे। चाहे विद्यार्थी परिषद की बात करें, बीजेपी युवा मोर्चा की बात करें, बीजेपी की जिला टीम की बात करें,
तो अलग अलग भूमिकाओं में उन्होंने काम किया। वहाँ से बढ़ते बढ़ते राष्ट्रीय टीम में भी पहले वो राष्ट्रीय सचिव थे और अब राष्ट्रीय महामंत्री के तौर पर उनको जगह दी जा रही है। और तीसरा नाम संजय भाटिया, और संजय भाटिया के आने से आप ये भी समझ सकते हैं कि संजय भाटिया के आने का मतलब भी साफ है कि तरुण चुग को अगर बाहर किया गया तो उनकी जगह पर संजय भाटिया से वो फुलफिलमेंट हो जाता है। तरुण चुग पंजाब से आते हैं, संजय भाटिया हरियाणा से आते हैं, करनाल से पहले सांसद थे लेकिन मनोहर लाल खट्टर जी के बेहद करीबी हैं। उनको चुनाव लड़ना था तो संजय भाटिया का टिकट काट के उनको दिया गया, लेकिन बाद में संजय भाटिया को अभी राज्यसभा में भेज दिया गया है और वो राज्यसभा में है। युवा मोर्चा की अगर बात करें तो जो एक प्रमुख नाम सोर्सेज से जानकारी मिल पा रही है उसके हिसाब से हेमांग जोशी जो कि गुजरात से आते हैं, सांसद हैं, उनको युवा मोर्चा की कमान सौंपी जाएगी। तो कुल मिलाकर बीजेपी ने ये कोशिश की है कि एक बैलेंस टीम बनाई जाए और वैसे लोगों को संगठन में जगह दी जाए जिनका प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड हो और जिनका व्यवहार कार्यकर्ताओं के साथ बहुत सहज रिश्ता रखने वाला हो, क्योंकि कार्यकर्ताओं की निराशा होती है तो सरकार चाहे जितना भी अच्छा काम कर ले जनता के भीतर वो ट्रांसलेट नहीं हो पाता परसेप्शन में। और उस लिहाज से बीजेपी संगठन में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर जब नितिन नवीन जी को बनाया गया तो उनका अपना जो आचार व्यवहार जिस प्रकार से रहता है उसी हिसाब से उनको टीम भी दी गई है कि ऐसी टीम जो कि कार्यकर्ताओं के साथ बेहतर तालमेल समन्वय करके बेहतर रिजल्ट दे सके। तो जेनरेशनल चेंज की ओर एक बार फिर से बीजेपी अग्रसर है और उसी के बारे में हमें देवेंद्र बता भी रहे हैं कि किस तरह से नितिन नवीन की नई टीम बनने जा रही है। नितिन नवीन की जो टीम बनेगी देवेंद्र, इसमें महिलाओं की भागीदारी किस तरह से होगी, क्योंकि 33% आरक्षण रहने जा रहा है बीजेपी के अंदर जो संविधान में बदलाव किया था उसके बाद से। देखिए पूरी टीम जब बनेगी तो आज जो जिस नाम का अनाउंसमेंट किया जाएगा वो निश्चित तौर पर आप समझ सकते हैं कि ये पूरी टीम नहीं होगी। ये जो प्रमुख टीम आप इसको कह सकते हैं, हालांकि प्रमुख वर्ड नहीं इस्तेमाल किया था, लेकिन समझ और फंक्शनिंग के हिसाब से इस रूप में कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के बाद बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री होंगे और राष्ट्रीय संगठन महामंत्री को लेके 8 या 9, और उसके बाद राष्ट्रीय उपाध्यक्ष होंगे, 12-13 के आसपास वो होंगे, और राष्ट्रीय सचिव होंगे, कोषाध्यक्ष होंगे, मीडिया हेड होंगे। तो इस तरह की ये टीम होगी। लेकिन अगर ओवरऑल संगठन की टीम की अगर बात कर लें राष्ट्रीय स्तर पर तो उसमें फिर अलग अलग आपके मोर्चा हो जाते हैं। जैसे महिला मोर्चा की फिर पूरी टीम होती है, उनके भी महामंत्री होते हैं, उनके भी सचिव होते हैं, उनके भी कोषाध्यक्ष होते हैं, उनके भी मीडिया कोऑर्डिनेटर होते हैं। और इसी तरह से ओबीसी मोर्चा, SC ST मोर्चा, माइनॉरिटी मोर्चा, तो वो सारी पूरी टीम अभी आज नहीं आएगी। और उस लिहाज से जब पूरी टीम बनेगी तो उसमें आपको नज़र आएगा कि वो जो आंकड़ा रखा जाएगा वो लगभग 33% का रखा जाएगा। जैसे आज बहुत लोग इस बात को ये ना समझ लें कि आज की जो टीम आ रही है यही बीजेपी की कंप्लीट टीम है। कंप्लीट अभी नहीं होगा, वो आगे फिर जब मोर्चे की पूरी टीम बन जाती है तो ओवरऑल पे रहेगा। लेकिन निश्चित तौर पे महिलाओं पे फोकस बहुत ज़्यादा है और स्मृति ईरानी जैसे चेहरे को अगर बीजेपी लेकर आ रही है अपनी टीम में तो आप समझ सकते हैं कि फिर उसके बाद वो मैसेजिंग किस प्रकार का देने की सोच रही है बीजेपी। बिल्कुल, ये जो नई टीम होगी देवेंद्र, दायित्व भी बड़े होंगे। 27 में कई लक्ष्य हैं जो हासिल करने होंगे। सबसे बड़ा लक्ष्य तो उत्तर प्रदेश है, इसको ध्यान में रखकर भी चेहरों को इसमें शामिल किया जाएगा नई टीम में। प्राची, अगर उत्तर प्रदेश के लिहाज से अगर आप बात करें तो निश्चित तौर पे ये जो दो चेहरे हैं, चाहे स्मृति ईरानी की बात कर लें या हरीश द्विवेदी की बात कर लें। स्मृति ईरानी हर राज्य में उपयोगी रहती हैं, बीजेपी के लिहाज से राष्ट्रीय स्तर पर लगातार उपयोगी रहती हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी उनकी उपयोगिता वैसी ही रहेगी क्योंकि वहाँ से वो सांसद रह चुकी हैं। पिछला चुनाव भी उन्होंने वहीं से लड़ा था, उसके पहले वहाँ से वो सांसद थी, उसके पहले भी चुनाव उन्होंने वहीं से लड़ा था। दूसरी बात, हरीश द्विवेदी की अगर बात करें तो हरीश द्विवेदी एक तो जो बैकग्राउंड मैंने आपको बताया, दूसरी चीज़ की पूर्वांचल से आते हैं, बस्ती ज़िले से आते हैं और ब्राह्मण फेस हैं। ब्राह्मण एक कंसर्न बीजेपी के लिहाज से उत्तर प्रदेश में थोड़ा रहेगा। दो चीज़ें, पहली बात तो ये कि एक अपोजिशन नैरेटिव फैलाने की कोशिश करता है तो उसको आपको काउंटर करना है एक प्रमुख चेहरे के साथ। दूसरी चीज़ ये है कि यूजीसी को लेकर जो एक सेक्शन में नाराज़गी थी तो उस नाराज़गी को दूर किया जाए, उस लिहाज से भी इस चेहरे को रखा जाएगा। हालांकि ऐसा नहीं है कि क्योंकि वो राष्ट्रीय महामंत्री हैं, उत्तर प्रदेश से आते हैं तो उत्तर प्रदेश के वो प्रभारी होंगे या चुनाव प्रभारी होंगे। इनफैक्ट ऐसा वो नहीं करेंगे, नहीं किया जा सकता। बीजेपी इस काम को नहीं करती कि जिस राज्य से आप आते हैं वहीं का आपको प्रभारी बना दिया जाए, लेकिन भूमिका तो बहुत ज़्यादा अहम रहेगी ही महामंत्री के तौर पर जब उस राज्य में चुनाव हो रहा है। तो ओवरऑल आप देखें तो ये वैसी टीम होगी और इस टीम के सामने सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये होगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार जिन कामों को करती है उन कामों को एक तो जनता के बीच कैसे आप पहुंचाएं। सिर्फ सरकारी मशीनरी के सहारे पीएम उन कामों को नहीं छोड़ते, संगठन को भी लगाते हैं। मतलब ये कि जैसे कोई स्कीम अगर बना दी जाए
तो उस स्कीम के लाभार्थी ऐसा ना हो कि सिर्फ सरकार के अधिकारी ही वो तय करें कि हाँ किसको मिलेगा किसको नहीं मिलेगा, बल्कि उसमें संगठन को भी इस लिहाज से लगाया जा सकता है कि ज़्यादा से ज़्यादा वैसे लोग जो कि वांछित हैं, एलिजिबल हैं, उनको सरकार के दौर तक पहुंचाकर और उनको उसका लाभ दिलाया जाए। वहाँ पर संगठन की भूमिका बहुत अहम रहती है। और